हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे, माई सेल्फ बी डी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही प्यारा टॉपिक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आइए देखते हैं क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और रिवाइज करा दूं। पीछे जितना भी टॉपिक बताया आपको, जैसे ये हो गया, हमने ये बताया था कि कोई वायर, इसके नीचे वेट लगाते हैं, नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से नीचे की तरफ लेंथ इसकी इंक्रीज होगी। ये लेंथ हो गया, पहले लेंथ L था, इंक्रीज होके कितना हो गया? डेल्टा L, यानी डेल्टा L डिफॉर्मिटी आ गई। अब जब लेंथ नीचे इंक्रीज होता है, ठीक उस समय वायर के अंदर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स और एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये हर टॉपिक में इतना आना चाहिए, ये बेस है हमारा। मैं ये बता रहा हूं, एक एयर लेंथ का वायर लिया, इसके नीचे वेट लगाते हैं, वेट लगाने से एक फोर्स लगता है नीचे की ओर, इस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। अब इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा L हो जाता है। पहले L था, इसका इंक्रीज हो कितना हो गया? डेल्टा L हो गया। डेल्टा L डिफॉर्मिटी आ गई। अब जैसे डेल्टा L इंक्रीज होता है, ठीक उस समय वायर के अंदर ऊपर की ओर क्या होता है? एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। वेट, फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस, ये पता होना चाहिए। अब मैं पिछले सभी वीडियो में कहां से कैसे क्या बताया हूं, एक बार देख लीजिए। मैं बताया आप लोगों को इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, हुक्स लॉ क्या है। देखिए, ये और इन समूह को मिला के एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ बोलता है जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कर्व बनाना है, तो कौन हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा, ये वाला। और ये इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, हुक्स लॉ क्या है, इन सभी पॉइंट को हम वन बाय वन रखते हैं। देखिए कैसे। ये रहा स्ट्रेस, इसको लेते हैं वाई एक्सिस पे, ये हो गया स्ट्रेन, इसको किस पे लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। ये हो गया ग्राफ हमारा, इस पे ले लिया हमने स्ट्रेन, इसको ले लीजिए एक्स एक्सिस पे, हमने क्या किया? स्ट्रेन ले लिया, और इस पे हमने क्या ले लिया? स्ट्रेस ले लिया। तो इसका काम हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन। ये देखिए, ये दो पॉइंट इस पे आ गए, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, इसके लिए एक्सिस का सिलेक्शन होगा। एक्स पे हमने क्या ले लिया? स्ट्रेन ले लिया, और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? इस पे स्ट्रेस लिया। ये इन दोनों का काम हो गया। अब आगे, अब आते हैं हम किस पे? हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ में हमने क्या बताया था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे अब इस हुक्स लॉ को इस पे दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। हुक्स लॉ के बाद क्या दिखाना है? इसी पे, इसके ऊपर इलास्टिक लिमिट को दिखा देना है, उसके बाद इसके ऊपर क्या दिखा देना है? प्लास्टिसिटी दिखा देना है। तो ये सब पॉइंट मिलके ग्राफ प्लॉट करते हैं, हेल्प करते हैं हमको कि ये स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, इस पे हुक्स लॉ को ड्रा कीजिए, इसके ऊपर इलास्टिक लिमिट को ला दीजिए, और इसके ऊपर प्लास्टिसिटी को ला दीजिए। बस यही नॉर्मल, यही करना है हमको। अभी आज के वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यही करना है जो हमने पढ़ा है पीछे। वन बाय वन इसको सजा के इस पे रख देना है, हमारा ग्राफ, हमारा कर्व मिल जाएगा। अब देखिए,
ये हमने मान लिया कि कोई वायर है, वायर का एक सिरा हमने क्या किया, यहाँ पे दीवार से फिक्स कर दिया, दूसरा सिरा है यहाँ पे वेट लगा दिया। वेट लगाने से नीचे फोर्स लगेगा। अब इसके बेस पे इसको प्लॉट करते हैं। इसी के बेस पे पहले हुक्स लगाते हैं, हुक्स ला जैसे ड्रा कर लेंगे, फिर इलास्टिक लिमिट, इन दोनों को कनेक्ट करके ऐसे ही 1 बाय 1 करके इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो देखिए हमने बोला एक कोई वायर है, इसके नीचे वेट लगा दिया हमने। अब वेट लगाते हैं तो देखिए नीचे की ओर फोर्स लगता है, उस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो देखिए पहले इसकी लेंथ इतनी है और इसका निचला सिरा ये यहाँ पे है जहां पे वेट लटका हुआ है, तो हमने ये मान लिया ये निचला सिरा है, ठीक है। इसके नीचे वेट लगा रखा है हमने। अब हम क्या करेंगे, इस पे 1 kg का वेट लगाओ, 1 kg, तो 1 kg लगाते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो 1 kg यहाँ पे ले लीजिए, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ये लीजिए 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg। अगर 1 kg पे 1 mm स्ट्रेन आ रहा है तो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm अप टू डाटा। आगे हमने कहा ये कोई वायर है, इसका ये निचला सिरा है, तो ये निचला सिरा है, इसके नीचे 1 kg का वेट लगा दो। तो 1 kg का लगाते हैं, लगाने के बाद हमें देखते हैं इसमें स्ट्रेन कितना आ गया, 1 mm आ गया। तो देखिए 1 kg पे स्ट्रेन कितना हो गया, 1 mm। ये यहाँ से ये ओरिजिन वो माने यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 mm। तो देखिए 1 mm 1 mm, यहाँ पे डॉट लगाइए, ग्राफ प्लॉट करना है, ये डॉट हो गया। अब जैसे ही इस स्ट्रेस को हटाते हैं, इस वेट को हटाते हैं, तो क्या होता है, फिर ये अपने जगह पे वापस चला जाता है, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे वापस आ जाता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 2 kg का वेट इसके नीचे लगाते हैं, इसके नीचे 2 kg का, ये हो गया 2 kg। जब 2 kg लगाते हैं तो नीचे आता है, देखते हैं ऑब्जर्वेशन कि जैसे 2 kg लगाया तो यहाँ से यहाँ आ गया वायर, खींच के इतना लंबा हो गया, 2 mm हो गया। तो फिर यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ये 2 mm हो गया, ये यहाँ पे आएगा कहाँ पे, ये 2 mm हो गया। इस ग्राफ पे प्लॉट करते जाइए, लिखते जाइए, पॉइंट डॉट लगाते जाइए। अभी खींचना है इसको। जैसे ये 2 न्यूटन का, ये 2 kg का, ये जैसे 2 kg का वेट हटाते हैं, फिर अपने जगह पे वापस, तो ये वाला पॉइंट जो लेंथ इंक्रीज हो गया था, इस वायर का लेंथ 2 mm नीचे इंक्रीज हुआ था, ये क्या होता है, फिर ये वापस आ जाता है। फिर अगला 3 kg का वेट लगाइए इसके नीचे, तो यहां से यहां तक, तो हम नापते हैं तो देखते हैं, तो यहां से यहां तक कितना आ गया, 3 mm खींच गया, 3 mm लंबा हो गया, जो ओरिजिनल लेंथ था उससे 3 mm ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे ये आ गया 3 mm, ठीक है। अब जैसे इस वेट को हटाते हैं, ये अपनी जगह पे वापस आ जाता है। अब तो यहां से 1 mm, 2 mm, 3 mm, फिर ये वापस आता है। कब, जब वेट हटाते हैं तब वापस आता है। अब लगाते हैं 4 kg का वेट, तो ये खींच के ऐसे नापते हैं तो देखते हैं तो 4 mm हो गया, 1 2 3 4 mm, यहां से यहां खींच गया है, ये इतना डिस्टेंस। जैसे इस वेट को हटाते हैं, फिर ये अपने जगह पे वापस, तो ये क्या होता है, वेट हटाने के बाद वापस आता है वो वाले पॉइंट पे, यहां से वापस आते आते वो पॉइंट पे आता है। अब लगाते हैं 5 kg का वेट, 5 kg का वेट लगाते हैं तो ये खींचता है। जब नीचे की तरफ खींचता है तो हम नापते हैं, देखते हैं, मेजर करते हैं, तो 5 mm नहीं होता है, उससे थोड़ा प्लस होता है। तो प्लस वाले केस में थोड़ा रुक जाइए, पहले हुक से आपको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, ले आना है, इसके लिए अभी रुकेंगे, क्योंकि 5 kg का वेट लगाया हमने तो 5 mm होना चाहिए,
5 mm ना होके 6 mm 7 mm हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो यहाँ इस वाले केस में रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? जब ज्यादा होता है तो प्रोपोर्शनलिटी खराब हो जाती है, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, खराब हो जाती है। तो उस समय हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है। हुक्स लॉ में क्या है, अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अगर स्ट्रेस 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, स्ट्रेस 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये स्ट्रेस 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये 4 है तो 4 होना चाहिए, 5 है तो 5 होना चाहिए। लेकिन 5 ना होके 5 प्लस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए 1 to 4 तक, यहां तक ये क्या है, यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे करता है। तो ये वाला पॉइंट अगर हो गया हमारा 3 1 4, तो यहाँ पे अब इसके बाद इसको मिलाइए। जब इसको मिलाएंगे तो एक ऐसे इसका जो स्लोप होगा एकदम स्ट्रेट होगा, ऐसे होगा, ऐसे सीधे होता है, यानी हुक्स लॉ ओबे करता है। 1 पे 1 kg का वेट लगाओ तो 1 mm, 2 kg का लगाओ तो 2 mm, 3 kg का लगाओ 3 mm, 4 का लगाओ तो 4 mm होता है। लेकिन 5 पे 5 नहीं होता है, 5 प्लस हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। यहां से ये कहते हैं, ये यहाँ इस स्टेज तक, ये 4 तक, 4 पे 4 mm मिला, 5 पे 5 नहीं मिला, ज्यादा मिला। तो यहाँ पे इसको लाइए खींच के, ये वाला पॉइंट। अगर इसका नाम दे दें ए, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। हम ये कहते हैं यहां से यहां तक, हम ये कहते हैं हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। क्यों ओबे हो रहा है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी उसी हिसाब से बढ़ता है। 1 mm एक है तो स्ट्रेस 1 mm है तो स्ट्रेन भी 1 mm, 2 mm दो स्ट्रेस है तो 2 स्ट्रेन आ रहा है, 3 स्ट्रेस है तो 3 आ रहा है, 4 स्ट्रेस है तो 4 आ रहा है। इस केस में क्या हो गया, हुक्स लॉ ओबे करता है। तो हम लिखते हैं यहां से, इसको देख के, ये वाले स्ट्रेस पे ये हुक्स लॉ ओबे करता है, ये वाला हम ये लिखते हैं ओए, ओए हुक्स लॉ ओबे, हुक्स लॉ ओबे कहिए या फॉलो, ओबे, इसको क्या करते हैं, फॉलो। तो ये कहा जा रहा है 1 kg का फोर्स लगाया 1 mm, फिर 1 kg का वेट हटाते हैं तो फिर वापस आ जाता है, ये वापस चला गया। 2 kg का लगाइए तो 2 mm, फिर 2 kg का वेट हटाइए तो अपनी जगह पे वापस, 3 kg लगाइए 3 mm, इसको हटाइए फिर अपनी जगह पे वापस, 4 kg लगाइए तो 4 mm, फिर इसको हटाइए तो अपनी जगह पे वापस चला जाता है। तो यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे करता है, यानी प्रोपोर्शनलिटी, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये फॉलो करता है। अब जैसे 5 kg लगाते हैं यहाँ पे, तो नीचे खींचता है तो देखते हैं ये 5 mm से ज्यादा खींच गया, 6 7 कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 हो, ये ज्यादा हो जाता है, 5 प्लस हो जाता है। उस समय क्या होता है, इसका प्रोपोर्शनलिटी खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो उस केस में कहते हैं हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है। जब हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है तो उस समय होता क्या है, तो एक क्वेश्चन आता है, क्या वो इलास्टिक लिमिट में है कि नहीं है, इसको पता करके बताइए। तो हम बोलते हैं, बताते हैं बाई ग्राफ। तो ये देखिए, जैसे 5 का लगाते हैं तो उस समय इसका लेंथ क्या होता है, यहाँ ये पूरा लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, ये लेंथ है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 5 लगाते हैं थोड़ा ज्यादा खींच जाता है, तो ये यहाँ से ये हो गया ऐसे, ये थोड़ा यहाँ स्लोप क्या है, एक जैसे, और यहाँ से क्या होता है, थोड़ा ऐसे कर्व, ऐसे झुक जाता है, स्लोप यहाँ पे बिगड़ जाता है। 5 पे जब स्ट्रेस है तो मान लीजिए ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, बी। अब ये पूछा जाता है, क्या ए टू बी वाला ये जो पोर्शन है हुक्स लॉ ओबे करता है? तो हम बोलते हैं नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि 1 kg पे 1 mm नहीं बढ़ा है,
इसका लेंथ क्या हो गया, एक mm नहीं बढ़ा है, एक से ज्यादा बढ़ा है, इसलिए हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है। लेकिन आगे उसी में क्वेश्चन आता है, ठीक है हमने मान लिया हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है, अब आगे बताओ क्या ये वाला पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट में है कि नहीं है, तो बोलते हैं है। तो पूछा जाता है क्यों है, पॉइंट बी आपके इलास्टिक लिमिट में क्यों आता है, तो हम बोलते हैं जैसे इस 5 kg को हटाओगे, यहां से इसका वेट हटाते हैं, ये अपनी जगह पे फिर वापस जाता है, अपने जगह पे वापस आ जाएगा, ये यहां से ये वापस आ जाएगा, ये क्या होगा वापस आ जाता है, ये अपनी जगह पे क्या होगा यहां से वापस आ जाता है, यहां से चला यहां आया फिर यहां से वापस आ गया, हम बोलते हैं ये बी इलास्टिक लिमिट को क्या करता है फॉलो करता है। तो यहां पे लिखते हैं ओ बी फॉलो इलास्टिक बिहेवियर। अब यहां तक ये देखिए, ये हुक्स लॉ भी कवर कर लिया, यहां से यहां तक हुक्स लॉ हो गया। अब हमने इलास्टिक लिमिट को भी दिखा दिया, यहाँ पे ये बी वाले पॉइंट पे ऐसे आइए वापस इधर इस वाले वाई एक्सिस पे, यहाँ से आइए देखिए इसको टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है 5 पे, तो ये 5 क्या हो गया 5, स्ट्रेस इसका कितना हो गया 5, तो इस बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो जैसे इसको हटाते हैं, यहां से हटाया फिर ये अपने जगह पे वापस चला गया, हम ये बोलते हैं बी क्या करता है इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है, दिखाता है, फॉलो करता है। यहाँ पे ये हो गया आपका इलास्टिक लिमिट भी क्लियर हो गया। देखिए स्ट्रेस क्लियर, स्ट्रेन क्लियर, हुक्स लॉ क्लियर, इलास्टिक लिमिट क्लियर। अब यहां तक हमने यहां से स्ट्रेस लगाते 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 यहां तक पहुंच गए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते हैं तो ये क्या होता है इसका लेंथ एकदम और बढ़ जाता है। पहले एक था, एक पे एक था, दो पे दो था, तीन पे तीन था, चार पे चार था। अब जैसे 5 के ऊपर मान लीजिए छठा किलोग्राम 6 किलोग्राम लगाते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है और बढ़ जाती है, ऐसे लेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देखिए ये 6 हो गया, ये थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, ये क्या हो गई, ये थोड़ा और सीधा ऐसे कर लेते हैं, ये पॉइंट सी, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो इसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज होती है। हमने ये किया जैसे 5 के ऊपर 6 लगाते हैं तो ये देखिए 6 पे ज्यादा खींच जाती है, ज्यादा खींचती है, यहाँ पे ज्यादा खींचती है। अब जैसे 6 kg यहाँ पे हटाते हैं, 6 kg इसको हटाइए तो क्या होता है वापस जाना स्टार्ट कर देगा, वापस जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाएगा, इसको आना चाहिए यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे इसका ये वाले पॉइंट पे इसका निचला सिरा होना चाहिए, लेकिन अभी इतना दूर पहले ही रुक गया, पूरी तरीके से वापस नहीं आया। जब पूरी तरीके से वापस नहीं आएगा तो हमें कहते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी खत्म हो गई, अब वहां पे नॉन इलास्टिक हो गई, वहां पे इलास्टिसिटी खत्म। इसलिए ये देखिए वापस आएगा, यहां से सी से वापस तो आएगा, यहां से वापस तो आएगा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं आएगा, इतना पहले ही रुक जाएगा। यानी इस पे इसको ऐसे प्रोजेक्शन दिखाइए, ऐसे यहां से वापस आना स्टार्ट करेगा, जैसे फोर्स हटाते हैं वापस आएगा और आके यहाँ पे रुक जाएगा, ये वाले पॉइंट पे रुक जाएगा। इसके बीच में क्या होगा, ये मतलब लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ये लेंथ इतना था इतना इंक्रीज हो गया, यहां से इतना इंक्रीज हो गया, वापस नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। इसको क्या बोलते हैं परमानेंट सेट हो गया है। अब यहां से वापस नहीं आएगा, कोई चीज है ऐसे खींच के छोड़ते हैं तो वापस आता है, लेकिन पूरी तरीके से वापस नहीं आता है, कुछ लेंथ उसका इंक्रीज हो गया रहता है, वो वापस आने का नाम नहीं लेता है। तो जितना लेंथ वापस नहीं आता है उसको बोलते हैं परमानेंट सेट, उसको क्या बोलेंगे परमानेंट सेट होता है। अब देखिए तो यहां से जैसे 6 kg हटाते हैं, यहां से
ये 6 kg का हटाते हैं तो ये वापस आना स्टार्ट करता है, तो इसका एक बोलते हैं रिटर्निंग वाला ग्राफ। रिटर्न होने पे ग्राफ कैसे बनता है, वेट लगाते हैं तो ग्राफ ऐसे बनता है। अब इसको हटाओ, इसको हटाते हैं हटाते हैं हटाते जाते हैं, तो ये देखते हैं यहां से ऐसे यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आके रुक गया है यहाँ पे, तो मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने ओ डैश, और ओ से ओ डैश के बीच को हमने क्या बोल दिया, यस। यस मतलब सेट, परमानेंट सेट हो गया, इतना परमानेंट सेट हो गया। अगर इतना लेंथ थी, इतना और बढ़ गई, और बड़ी की बड़ी रह गई, ये वापस नहीं गई अपने पास, इसलिए इतने लेंथ को क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट। यहां से जैसे वेट हटाते हैं तो वापस आना स्टार्ट करता है, आते 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 वो देश पे रुक जाता है, यहां तक नहीं आता है, मतलब इसकी लेंथ परमानेंट लेंथ इसकी क्या हो गई है, खींच गई है। तो इतना लेंथ परमानेंट हो गई है, बढ़ गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट बोलते हैं। अब आगे देखिए, इस यहां तक हमने स्ट्रेस लगा दिया, और ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, तो ये देखिए ये कैसे बिहेवियर करता है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर 6 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते हैं, तो ये देखिए ये इसकी लेंथ एकदम से बढ़ती है, बढ़ के यहां तक आ गई, इस पॉइंट को टच कर रही है, यहां पे ये वाला पॉइंट आ गया। जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस पाएगा, एकदम से इसकी लेंथ भागती है, यहां पे ये पहुंच गया डी पॉइंट पे, ये यहां तक था, यहां आ गया, मान लीजिए यहां पे इसका, अब लगा दिया हमने, 6 तक बात हो गई, 7 लगाया, 7 लगाने के बाद क्या होता है, एकदम से भागता है इतना, अब भाग के अब वापस नहीं आता है, यहां आ गया और नीचे वो जाते रहेगा, तब तक नीचे खींचते रह जाएगा ना, जब तक वो टूट ना जाए, पतला होके टूट ना जाए, तब तक ऐसे ऐसे आएगा नीचे, ऐसे आते 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 यहाँ पे टूट जाएगा, यहाँ पे टूट जाएगा। तो जो डी पॉइंट होता है, यहाँ पे डी पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग, और ये क्या है, स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ये डी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। एक बार और देखिए, यहां तक हो गया, सी पॉइंट तक। अब जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते हैं और ऊपर जाते हैं, उस केस में क्या होता है, जो हमारी वायर की लेंथ होती है, एकदम से भागेगी ऐसे, और भागेगी, भागती ही रह जाएगी, तब तक भागेगी जब तक पतला होकर टूट ना जाए। और उस केस में वेट को हटाइए ना, और मान लीजिए कितना लगाया, 7 लगाया, जब आगे बढ़ने लगे तो 7 को उतारिए, 6 5 4 पे जाइए, तब भी वो रुकने वाली नहीं है, वो जाके टूट के ही मानेगी। तो जिस पॉइंट पे जहां टूटती है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, या इसको रप्चर पॉइंट भी बोलते हैं, रप्चर पॉइंट। तो देखिए हमने एक कहा, एक केजी का फोर्स लगाइए तो 1 mm, फिर फोर्स को हटाइए तो वापस, फिर 2 केजी का लगाइए तो 2 mm, फिर इसको वेट को हटाइए तो फिर जगह पे अपने जगह पे वापस, फिर 3 केजी लगाइए 3 mm, फिर इसको हटाइए अपने जगह पे। तो यहाँ पे देखते हैं O2A क्या होता है, हुक्स लॉ फॉलो करता है, क्योंकि हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस 1 है तो स्ट्रेन 1 है, स्ट्रेस 2 है तो स्ट्रेन 2 है, स्ट्रेस 3 है तो स्ट्रेन 3 है, स्ट्रेस 4 है तो स्ट्रेन क्या है, 4 है। जैसे 5 लगाते हैं, 5 केजी का वेट, तो ये खींच जाता है, जैसे 5 केजी हटाते हैं तो ये अपनी जगह पे वापस जाता है, लेकिन जब खींचा हुआ रहता है उसमें देखते हैं कि वो थोड़ा ज्यादा ही खींच गया है, उस समय इसका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होती है, बिगड़ जाती है। तो उस केस में कहते हैं ओ से लेके ए तक ये क्या है, हुक्स लॉ ओबे करता है। अब इसके ऊपर जैसे 1 केजी का और वेट बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, और ये खींचता है,
जैसे इसको हटाते हैं 1 kg का वेट, इसको हटाते हैं तो ये अपनी जगह पे वापस आता है, आ जाता है। यानी ये कहते हैं इस केस में भले हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है लेकिन इलास्टिक लिमिट को फॉलो करता है। तो ये वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे अगर 5 है, 5 स्ट्रेस है, तो हम ये कहते हैं इसकी इलास्टिक लिमिट कितनी हो गई, 5 हो गई, 5। इसकी इलास्टिक लिमिट क्या हो गई, 5 हो गई। अब इसके ऊपर फिर से अगर स्ट्रेस लगाते हैं तो ये देखते हैं एकदम से ऐसे भागती है, ऐसे भागती है, इसकी लेंथ और ज्यादा खींच जाती है। और जैसे यहाँ पे इस वेट को हटाते हैं जो 6 लगाया हमने, तो वैसे वापस आएगी 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 आएगी, लेकिन अब अपने ओरिजिनल लेंथ तक नहीं वापस आ पाएगी, वो थोड़ी सी उसकी लेंथ खींची की खींची रह जाएगी। तो जितना लेंथ खींची रह जाएगी उसको बोलते हैं परमानेंट सेट। तो 6 पे क्या हुआ, यहाँ पे ये देखिए यहां से वापस जाना शुरू की, वापस जा रही है, वेट हटाते जा रहे हैं, वापस जा रही है, लेकिन यहीं तक जा रही है, यहां से यहां नहीं जा पा रही है। ये इतना लेंथ क्या हो गया, परमानेंट खींच गया। वो जो भी वायर लिया हमने उसमें इतना लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये अब कम होने वाला नहीं है, तो इतने पॉइंट को बोलते हैं परमानेंट सेट, बोलते हैं परमानेंट सेट। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर यहां तक तो लगा लिया हमने स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस और देखते हैं, तो तार तो एकदम से ऐसे धड़ल्ले से एकदम खींचती जाती है, तब तक खींचती है जब तक पतला होके टूट न जाए, पतला होके टूट न जाए तब तक खींचती है। तो यहां से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया तो ये देखते हैं ये लेंथ एकदम से ऐसे बढ़ती है, और जैसे इस वेट को हटाते हैं तब भी वापस नहीं आती है और नीचे आती है। तो यहाँ पे अगर 7 है तो 6 भी हो जाए तब भी रुकने का नाम नहीं लेगी, और नीचे आइए यहाँ पे 5 हो जाए, 5 स्ट्रेस हो जाए तब भी रुकने का नाम नहीं लेगी, और पतला होके होते इतना पतला हो जाएगी कि यहाँ आते आते यहाँ पे टूट जाएगी। यही है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जो बच्चा पिछले वीडियो को ये कवर करके रखेगा वो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से बाजी मारेगा नीट में, आईआईटी में, नीट में, आईआईटी में, और क्या बोलते हैं सीबीएसई में, बीएससी में, आईईआरटी में, प्रयागराज में। ये सब इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, ये हमारा बेसिक है। कहीं भी किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, बिना इसके हम नहीं आगे बढ़ सकते। इसको पकड़ के रखने का, ग्रिपिंग बना के रखने का, ये सब चीज क्या होता है। इसलिए मैं रिवाइज किया तो बोला ये रिस्टोरिंग फोर्स है, स्ट्रेस कहाँ से आता है। हमने अभी तक पढ़ा क्या, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ, इसको उठा के इसमें रख दीजिए, बन गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ओ से ए तक हमने बताया, यहाँ ओ से हुक्स लॉ फॉलो करता है। बी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, बी पॉइंट पे इसको कई लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट, बी को क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। बी को यील्ड पॉइंट बोलते हैं, कई लोग इसको इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। ये क्या होता है, स्ट्रेस लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए। बी ये कहता है भाई मेरे अंदर, मैं अब समर्पण कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो वहां समर्पण कर दिया, खींचा तो खींचे रह गया, जाओ खींच लो। वो यहाँ पे बी के बाद वापस तो आओगे लेकिन पूरी तरीके से नहीं आओगे, हमने तो समर्पण कर दिया, तो यील्ड पॉइंट बोलते हैं। इसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब यहाँ पे परमानेंट सेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है, इसको रप्चर पॉइंट भी बोला जाता है, रप्चर पॉइंट बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। बी केयरफुल, हमेशा अच्छे से पढ़ने का, ध्यान से पढ़ने का इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जब कभी भी घर से निकलें, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कहीं भी कोचिंग पढ़ने जाने के लिए, जहां क्रॉसिंग बना रहता है वहां पे थोड़ा स्टे होने करने का, लेफ्ट राइट देखने का, फिर कंसंट्रेट होके पढ़ाई करने जाने का। जल्दीबाजी नहीं, रोड क्रॉस करते समय हमेशा बी केयरफुल। दाएं पहले बाएं देखा जाता है, दाएं देखा जाता है, ऊपर नीचे देख के तब क्रॉस किया जाता है, जब जल्दीबाजी कभी नहीं, ये ध्यान रखने का। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए।
और ताकि अगला जब कभी भी वीडियो शेयर करूं, वीडियो नंबर 9 उस केस में इजीली अवेलेबल हो सके। और थैंक यू, टेक केयर।